एक शेड्यूल ड्रॉ कर रहा हूं चलन। आप मेरे को बताएंगे कि इस शेड्यूल का अल्टीमेट मीनिंग क्या है। आई हैव क्वांटिटी और यूनिट्स here, then it is something like MU and TU. Units में 1 2 3 4 5 6, here it is 10 8 6 0 -2 and -4, here it is 10 18 24, again 24 22 and 18. Can people answer me what is this? This is utility analysis. This is utility analysis. Similarly, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा presentation ready करूं where we happen to see y-axis, origin, y complement, x-axis, और आपको कुछ ऐसा TU नजर आए और ऐसा MU नजर आए, and thereafter हम ये बोलें that wheresoever is the maximum point of TU or MU sounds to be 0. जब आपका TU बढ़ रहा था, your MU was going down. जब TU maximum हो गया, MU 0. And when TU starts falling down, our MU tends to be negative. Moral of the story is this, कि भाई ये जो आपको यूटिलिटी एनालिसिस का शेड्यूल नजर आया, अगर ये न्यूमेरिकल या टैबुलर फॉर्म में ना होता तो क्या आप रिलेशनशिप बना पाते इससे? या अगर ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ना होता, क्या आप समझ पाते कि जब जब हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, हर एक यूनिट से मिलने वाला सब्सीक्वेंट सेटिस्फैक्शन कम होगा? ये बताना पॉसिबल था बच्चों? नो, ये बताना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। खोपड़े में बात गई या बिल्कुल भी नहीं गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये जो आपको यूटिलिटी का टैबुलर प्रेजेंटेशन बच्चों और ये जो ग्राफिकल नजर आता है, इट इज ऑल ड्यू टू व्हाट? इट इज ऑल ड्यू टू व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स बेसिकली। हैड देयर बी नो स्टैटिस्टिक्स, शायद हम इकोनॉमिक्स कभी पढ़ ही ना पाते। तो जितना भी आपको टैबुलेशन, कैलकुलेशन, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन जो भी नजर आता है, इट इज ऑल अ पार्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज चिल्ड्रन स्टैटिस्टिक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट इन दिस चैप्टर विद व्हाट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। स्टैटिस्टिक्स का रियल यूज मैं आपको बताता हूं पहले, फिर आपको समझ में आएगा कि हमको इसको पढ़ने से एडवांटेज क्या होता है। पीपल मस्ट हैव हर्ड द नेम ऑफ टाटा सन्स, करेक्ट चिल्ड्रन? एंड इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है कॉल्ड एज व्हाट? टाटा मोटर्स। गॉट इट क्लियर? अपकमिंग फेस्टिव सीजन दीपावली में, दैट इज नवंबर 23 में, इन्हें प्लान करना है कि हम कितनी कार्स मार्केट में प्रोड्यूस करके डिलीवर करें सो दैट पीपल मे बी एबल टू बाय। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग के लिए कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, जिसे आप क्या बोल सकते हैं? डेटा या डाटा। इस डेटा को आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा प्रोसेस, और इससे आपको मिलेगा कुछ रिजल्ट, और उस रिजल्ट के बेसिस पे क्या होगा चिल्ड्रन? प्लानिंग होगी। तो सर ये कैसे होगा? हम 2001 से लेकर 2022 तक का डेटा चेक करेंगे कि दीपावली में हमारी सेल क्या थी लास्ट 20-22 साल का, और वो डेटा हमको ये बता देगा दैट हमारा एनुअल इंक्रीज इन सेल जो था वो 4% का था। जितनी गाड़ियां पिछले साल बेची उसके मुकाबले उसके अगले साल 4% ज्यादा बेची। तो 2022 में हमने इंडिया में 24,000 कार्स बेची। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 24,000। तो मान लेते हैं कि 4-5% इस साल भी गाड़ियां ज्यादा बिकेंगी, तो रफली स्पीकिंग 25,000 कार्स की सेल हमारी टीम ने प्रेडिक्ट कर दी। ये टीम हमारी रिसर्च टीम होगी, इकोनॉमिस्ट की टीम होगी जो ऐसा प्रेडिक्शन करेंगे।
बट ये पूरी हरकत करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी पड़ेगी, पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा ही डेटा है, किसी दूसरे का डेटा नहीं है, क्योंकि हमारा ही डेटा हमारे काम आ जा रहा है। तो वी कॉल इट एज चिल्ड्रन इंटरनल डेटा। क्या बोलेंगे, इंटरनल डेटा। बट अगर मान लीजिए कोई नई कंपनी है जो इसी साल इंडिया में प्रोडक्शन प्लान कर रही है फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उनको ये डेटा काम नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास अपना डेटा है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई काम ही नहीं किया आज तक। वो क्या करेंगे, वो इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का डेटा लेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, किसका डेटा लेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। और देखेंगे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एनुअल ग्रोथ कितना है। उनको पता लग गया कि एनुअल ग्रोथ 3% का है। प्लस एक चीज उनको ये भी देखनी पड़ेगी कि जब भी इंडिया में कोई नई कंपनी आई, उसका सक्सेस रेट क्या था, वो डेवलप कर पाई अपने आप को कि नहीं कर पाई, अकॉर्डिंगली दे विल मैनेज। तो ये सारी हरकतें तब होंगी जब हमारे पास क्या होगा बच्चों, डेटा होगा। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई, पक्का इतनी बात समझ में गई। उसके बाद हम इस डेटा को प्रोसेस करेंगे, और इस प्रोसेस में मल्टीपल कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व। तो मेरा जो कैलकुलेशन था, जो मैंने आपको बताया, इसको आप स्टैटिस्टिक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ेंगे, नॉट इन क्लास 11th, एंड दैट कैलकुलेशन इज नोन एज इंटरपोलेशन। व्हाट, इंटरपोलेशन। तो अगर स्टैटिस्टिक्स ना होता तो हम ऐसा कोई प्लान बना ही ना पाते। तो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जो आपके सामने आपको नजर आ गई। यहां तक कोई क्वेरी चिल्ड्रन, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, प्लीज आस्क। तुषार पावकी अंडरस्टूड, पीपल ऑन द हॉट सीट अंडरस्टूड? यस सर। अब मान लीजिए कि भाई आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, और आपको लोगों के सैलरी हाइक का डिसीजन लेना है। कितनी सैलरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बढ़ाई जाए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कहेगा हर महीने डबल कर दो, पॉसिबल नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर किसी को 10,000 रुपीज सैलरी मिल रही है, तो हम कितनी सैलरी बढ़ाएं। तो इसके लिए आपने कैलकुलेशन किया, पिछले 5 ईयर्स का डेटा आपने लिया, पिछले 5 ईयर्स का। ध्यान से सुनिएगा क्या डेटा आपने लिया। आपने डेटा प्राइसेस का लिया 2023 एंड 2019, 1920, 2021, 21, 22, 22, 23। एक साल और पीछे चले जाते हैं, 2018 का प्राइस डेटा आपके पास है फॉर क्लोथिंग, मिल्क, हाउसिंग, फुटवेयर, फ्यूल। 2018 में क्लोथिंग यूज टू कॉस्ट 100 और 2023 में ये 150 हो गया। मिल्क यहाँ पे 30 रुपीज लीटर था, हेयर इट इज 60। हाउसिंग वॉज ऑफ 1000, हेयर इट इज ऑफ 3000। फुटवेयर 200 का था, चाइनीज आने लग गया तो 40 का हो गया। फ्यूल यहाँ पे 60 का था, और या 70 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए थोड़ा सा, और यहाँ पे आ गया 50 का चल रहा है। समझ में आ गया, क्योंकि हम फ्यूल को सो कॉल्ड सस्ते में इंपोर्ट कर ले रहे हैं। तो इन सारी वैल्यूज का जब मैं आपसे कहूं टोटल करिए, व्हाट वुड बी योर आंसर फॉर 18 चिल्ड्रन? 130 प्लस 1000 इज 1130, 1130 प्लस 200 इज, नहीं मैथ्स के हिसाब से है ना, वाह 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 गजब। अच्छा टोटल बता रहे हैं, वेरी गुड, 1400। और ये आएगा 150 और 100, 250, 3250 बच्चों, नहीं 150, 200, 3200, करेक्ट, सुनाई पड़ गया। तो 2018 में जो चीजें 1400 रुपए की थी, 23 में कितने की हो गई? 3200। यूनिटरी मेथड अप्लाई करते हैं। जो चीजें उस समय 1400 की थी, आज वो 3200 की हैं। अगर कोई चीज वहां पे 100 रुपए की होती, तो आज कितने की होती? इट इज 100 इंटू 3200 अपॉन 1400। 0 0 गॉट कैंसिल्ड। 3200 डिवाइडेड बाय 14, टेल मी द आंसर चिल्ड्रन। 3200 divided by 14, सॉरी 3300 divided by 14, क्या आंसर आएगा बच्चों? 235.71। मतलब जो चीज उस समय 100 रुपए की कॉस्ट करती थी, आज वो कॉस्ट करेगी 235 रुपए के आसपास, ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स चिल्ड्रन? 5 years।
मतलब हर साल भयंकर महंगाई बढ़ी है। 47% का इन्फ्लेशन है कंट्री में। कितना? 47%। और आप एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बोलते हो 8% सैलरी बढ़ा दो। खर्चे बढ़ गए 47% और सैलरी बच्चों अगर 8% बढ़ाएंगे तो चप्पल मारेंगे सारे सारे एम्प्लॉइज। क्या एम्प्लॉय खुश होगा इसमें? नो। तो कंट्री इज सफरिंग फ्रॉम भयंकर इन्फ्लेशन। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ गई। तो सर क्या किया जाए? गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ेगी कैसे इस इन्फ्लेशन को कॉम्बैट करें। क्या पॉलिसी होगी? टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट बढ़ा दीजिए। जब टैक्स रेट बढ़ेगा पीपल विल बी गिविंग मोर ऑफ देयर मनी टू द गवर्नमेंट एज टैक्सेस। खर्चे के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। ऑटोमेटिकली जब खर्चा लोग कम करेंगे, शॉपकीपर का प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, वो क्या करेगा? प्राइस को कम कर देगा। इन्फ्लेशन विल गेट कंट्रोल। आरबीआई से बोलेंगे कि जो मनी की सप्लाई है, जो नोट की छपैया है, उसको थोड़ा कम कर दीजिए। जब नोट कम छपेंगे तो लोन कम मिलेगा, लोन कम मिलेगा तो लोग लोन लेके पैसा खर्च कर नहीं पाएंगे। अगेन जब पैसा खर्च कर नहीं पाएंगे तो व्हाट विल हैपन चिल्ड्रन? व्हाट विल हैपन? शॉपकीपर का सामान बिकेगा नहीं, वो क्या करेगा? प्राइस गिरा देगा। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। हाँ वंश जी बोलिए। ऑनलाइन ले सकते हैं बट पैसे तो होने चाहिए उसके लिए। जब आरबीआई नोट ही नहीं छापेगा, मनी सप्लाई कंट्री में ही नहीं, पैसे ही नहीं है, आप ऑनलाइन पिज्जा तब ऑर्डर करेंगे ना पिज्जा हट पे पिज्जा होगा। ये थोड़ा कि पोर्टल काम करे तो पिज्जा ही जाएगा। पिज्जा की सो कॉल्ड कुकिंग भी तो हो वहां पे। नहीं समझे? मेरी ईमेल आईडी है, आपकी ईमेल आईडी है, इंटरनेट ही नहीं है, ईमेल आएगा? हाँ सर, तार के बीच से फूक मार मार के तार के बीच से लेटर पास करवा देंगे। गॉट इट? तो ऑनलाइन के लिए पैसे होने तो चाहिए। डिजिटल करेंसी भी अगर वो करेंसी तो होनी चाहिए कम से कम। तो अपने आप शॉपकीपर क्या करेगा? प्राइस कम कर देगा। तो बच्चों अगर ये डेटा ना होता, क्या गवर्नमेंट प्लान कर पाती इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का? बिल्कुल नहीं कर पाती। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हाँ बहुत बार गलत होता है, यही सब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। ये डेटा बिल्कुल गलत हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है, क्यों? धारावी के गरीबों को वहां ले लिया गया है। बट धारावी के गरीब जो हैं वो पैसे इतने ढेर सारे कमाते हैं, बट उसका कोई डेटा हमारे पास नहीं होता है, तो उनकी पूरी अर्निंग को नेग्लिजिबली लो या मेनी अ टाइम्स जीरो माना जाता है। समझ में आ गई बच्चों बात? क्लियर? तो अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक सेंस सबको क्लियर हो गया? मीनिंग इज अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? चलिए अब दो चीजें आपको यहां पे नजर आएंगी स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन। यहाँ पे न्यूमेरिकल फैक्ट्स आपको मिलेंगे। बेटर है, बेस्ट है कि गुड है, इससे कोई लेना देना नहीं है। और दो बातें बड़ी कंफ्यूज करेंगे आपको जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे बच्चों। वन इज कॉल्ड एज टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस एंड अदर इज चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। ये सर सिंगुलर और प्लूरल होता क्या है? मैं वापस आऊंगा आपके सिलेबस के डेफिनेशन पे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे टर्म क्या नजर आ रहा है? कलेक्शन, देन एंड देन प्रेजेंटेशन। अब कलेक्शन की बात अगर हम करें तो इसका मतलब क्या है? आपको इंडिया में क्राइम रेट के ऊपर स्टडी करनी है, तो या तो पुलिस थाने से जाके डेटा मांग लीजिए, जेल वगैरह विजिट कर लीजिए, या जो गुंडे बदमाश है उनसे पूछिए भैया अगला मर्डर कब करोगे या कितने कर चुके हो ये बता दो। डायरेक्ट आप उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इट इज प्राइमरी। बट अगर क्राइम रिकॉर्ड्स, गूगल की कोई साइट्स, किसी ऑर्गेनाइजेशन की सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन से आप डेटा डिस्कवर कर ले तो इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी। बहुत टाइम लगता है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने में, सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने में, और बहुत कम्बरसम जॉब है, ज्यादा पैसा लगेगा प्राइमरी में, सेकेंडरी में कम लगेगा, वगैरह वगैरह। अभी ये चीज आपको नहीं पढ़नी। डेटा एक बार आ जाएगा तो आप उसे क्या करेंगे बच्चों? ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, आपने शायद ये आज से पहले सुना हो चिल्ड्रन। 1 2 3 4 5 डंडी करते थे, याद आया? क्या बोलते थे इसको? टैली मार्क्स। गॉट इट क्लियर? उसके बाद आप डेटा को टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करते थे। किस फॉर्म बच्चों? टैब्यूलर फॉर्म में। गॉट इट क्लियर? देयर आफ्टर टैब्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट करने में और ऑर्गेनाइज करने में सर फर्क क्या होता है दोनों में? ऑर्गेनाइजेशन और प्रेजेंटेशन में डिफरेंस है चिल्ड्रन। जब आप टेबल्स वगैरह बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ये टेबल बनाया रिलेटेड टू यूटिलिटी चिल्ड्रन, तो ये टेबल के फॉर्म में है तो इसे क्या बोलेंगे?
टैब्यूलर, और ये ग्राफ के फॉर्म में है तो इसे क्या बोलेंगे, ग्राफिकल। सो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रेजेंटेशन? ये जो टैली मार्क्स वाली कहानी होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंटेशन की बात करेंगे बच्चों तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, वन इज कॉल्ड एज टैब्यूलर एंड अदर इज कॉल्ड एज डायग्रामेटिक। व्हाट? डायग्रामेटिक। टैबुलर में तो भाई टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, डायग्रामेटिक में वी हैव बार ग्राफ्स, चौकोपाई, याद है बार डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, सब याद है आपको, ओजाइव एंड ऑल दैट, वो मोर देन लेस देन की सीरीज में होता था, क्योंकि आपने पढ़ा है तो मैं सब वर्ड यूज कर रहा हूं। तो ये जो कलेक्शन वाला पार्ट है सबसे ज्यादा मेहनत इसी में लगती है। वंस कलेक्शन इज डन ये सब काम बहुत आसान हो जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज प्लूरल फॉर्म। व्हाट? प्लूरल। क्यों? क्योंकि काम सबसे ज्यादा इसमें है। और बच्चे क्या सोचते हैं, ये जो है ये स्टैटिस्टिक्स का प्लूरल है और जो कलेक्शन है वो सिंगुलर है। ऐसा नहीं है बच्चों, ज्यादा काम आपको इसमें करना पड़ता है, तो दिस इज प्लूरल बेसिकली। व्हाट इट? और एक बार डेटा कलेक्ट हो गया फिर तो ऑर्गेनाइज करना है, प्रेजेंट करना है, वो टेबल पे बैठ के पूरा काम होता है, तो दैट इज सिंगुलर फॉर्म। तो जब आप स्टैट्स को प्लूरल और सिंगुलर में पढ़ते हो तो ये दोनों चीजें आपके सामने चली आती। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, सो मूविंग अहेड टू दिस, मूविंग अहेड, तो यहां पे आपको नजर आएगा, इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स मींस न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ नॉलेज और इंक्वायरी। Statistics refers to information in terms of numerical data. It may relate to so-called anything, children. आपने रीडिंग एक्सपेरिमेंट की, कलेक्ट की, एंगल ऑफ डिविएशन कितना बन रहा है, अलग अलग तरीके से प्रिज्म में लाइट फेंकी आपने, तो एक ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, न्यूमरस ऑब्जर्वेशन आएंगे। उसके बाद जो बेस्ट ऑब्जर्वेशन होगा कि कहां पे फ्लड लाइट लगाएं कि बॉलर को, बैट्समैन को, फील्डर को, किसी को भी देखने में प्रॉब्लम ना आए। तो जो बड़े बड़े स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगती हैं, फ्लड लाइट का मतलब जानते हो ना? हाँ सर, लाइट लगी फ्लड आ गया, हाई मास्ट लाइट जो क्रिकेट मैच वगैरह में लगती हैं, तो फ्लड स्ट्रीट लाइट नहीं होती, फ्लड लाइट भाई स्टेडियम में जो लगती है। तो फ्लड लाइट जहां मर्जी वहां टांग दो, नो, एंगल देखते हैं, पिच कहां पे होगी, बॉलिंग कहां से की जाएगी, पता लगा स्ट्राइक मारना है और आंखें चौंधिया गई बैट्समैन की, या बॉलर बॉल फेंक रहा है सामने लाइट आ गई, तो एकदम सामने नहीं होगी, एंगल देखा जाएगा। तो ढेर सारा डेटा इकट्ठा करना पड़ता है, कहां पे लाइट लगाने में किस तरफ क्या सो कॉल्ड इंटेंसिटी लाइट की मिल रही है, एंड अकॉर्डिंगली। अगर आपने कभी देखा हो जो प्रैक्टिकली मैचेस चलते हैं, बैट्समैन के ठीक सामने कोई एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले नहीं होता और एक ब्लैक स्क्रीन होती है, ताकि व्हाइट बॉल या रेड बॉल जो भी आ रही है सामने से उसको नजर आए। गली क्रिकेट की तरह थोड़ा कैसे भी खेल लेंगे बेसिकली, तो डेटा इस पे कलेक्ट करना पड़ता है। सिमिलरली केमिस्ट्री में पीपल डू एक्सपेरिमेंट्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिसिन, मेडिसिन का डेटा तो आप जान सकते हैं, जब कोविड आया था आरोग्य सेतु ऐप ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता था, क्यों बोला गया सबको मोबाइल में इंस्टॉल कर लो, वो डेटा एनालाइज करके तुरंत बता देगा कि आपके अगल बगल कोविड इन्फेक्टेड कितने हैं, कि आपको वहां रहना है या जाना है या चले जाना है। फाइन। सो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। पूरा डेटा जो होगा आप उसकी बात करते हैं यहाँ पे। सिंगुलर सेंस, देखिए आ गई बात ना, सिंगुलर सेंस रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक। अब ये बुक में बहुत बकवास लिखी हुई है, दोनों पढ़ते हैं तब समझ में आता है, इसलिए मैंने आपको कहा था मेरे से के सीबीएसई वाले जो स्टैट्स के वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा, उनकी बुक में बड़ा अच्छा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैं फिर से पढ़ रहा हूं, व्हाट इज मेंशन्ड हियर, in plural sense, I repeat, in plural sense, statistics means numerical statement। अब यहां से बच्चा हो गया कंफ्यूज, बच्चा कहता है सर ये है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, ये ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ये नहीं है न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, मैं आपको बताता हूं, आगे पढ़िए। ऑफ फैक्ट्स रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ नॉलेज, और के बाद क्या लिखा है बच्चों, इंक्वायरी, जो आपने टोटल डेटा कलेक्ट किया, जो टोटल डेटा कलेक्ट किया, समझ में आया। इन प्लूरल सेंस स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू, यहां पे देखिए सही चीज लिखी है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब जो डेटा आपने कलेक्ट किया। डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस पता होगा, कंप्यूटर्स में पढ़ा था सर क्लास 3 में हमने, क्या फर्क होता है डेटा और इंफॉर्मेशन में?
जो भी बकवास आ गई वो डेटा, जो मीनिंगफुल हो गया वो इंफॉर्मेशन। मोहल्ले में कितने लोग रहते हैं, ये डेटा है। आप दोस्ती कितनों से कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन है। ओके, इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल, द न्यूमेरिकल फैक्ट्स में रिलेट टू ब्रांच ऑफ नॉलेज। ये बातें समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे एकदम सही लिखा है, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस रेफर्स टू द मेथड्स और टेक्निक्स। तो पहले आप करेंगे डेटा का कलेक्शन, फिर उसके बाद जब प्रेजेंटेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, यहां पे आप कैलकुलेशन क्या करेंगे बच्चों, मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मोड निकाल सकते हैं। देयर आफ्टर, ये क्या सर, ना 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 रे, स्टैंडर्ड डिविएशन, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं। कोरिलेशन, कोरिलेशन का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं सामने। ये देखिए बच्चों, जैसे जैसे टीयू बढ़ रहा था एमयू पॉजिटिव था, टीयू जब मैक्सिमम हो गया तो एमयू 0, और जब टीयू गिरना स्टार्ट हुआ तो एमयू, ये कोरिलेशन है। मार्केट में अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय लेस, और घट जाएगा तो पीपल विल बी विलिंग टू बाय मोर। जब मार्केट में दाम बढ़ेगा तो दुकानदार ज्यादा बेचना चाहेगा और घटेगा तो कम। इन सारे कोरिलेशंस को इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हो तो स्टैटिस्टिक्स में इन्हें क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। अभी अभी मैंने आपको महंगाई के ऊपर एक जिक्र किया था बच्चों, कैलकुलेशन इज नोन एज इंडेक्स नंबर। तो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बच्चे, ये सारी की सारी हरकतें जो आपको येलो बॉक्स में नजर आ रही है बच्चों, ये तब पॉसिबल हो पाएंगी जब आपके पास क्या होगा, चलो आपके पास क्या होगा, डेटा। जब तक डेटा नहीं होगा, ये सारी चीजें जो रेड बॉक्स में नजर आ रही हैं, ये सब बकवास हैं। क्या है ये सब, बकवास। तो दिस इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। बड़ी आसान सी चीज थी, बट टीचर्स फोकस नहीं करते हैं। मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आपसे सीयूटी में पूछा जाएगा, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इज कोलन साइन स्मॉल a, statistics small b, statistics in plural sense small c, statistics in singular sense none of these। आपका आंसर क्या होगा, statistics in plural sense। खोपड़े में बात गई बच्चों या बिल्कुल भी नहीं गई, तो जरा इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे इंग्लिश में इसको समझ आ रहे, ये तो छोटा सा काम है, सिंगुलर हो गया, ये ढेर सारा है प्लूरल हो गया, है उल्टा। और क्यों उल्टा है, कलेक्शन के ढेर सारे मेथड्स हैं, उसके हिसाब से लिखा हुआ है। तो आपकी बुक में तो बहुत ज्यादा है नहीं, गॉड नोज, भगवान जाने ऐसा क्यों है। तो जो मेरे सीबीएसई वाले वीडियोस हैं उनको जरूर देखिएगा बच्चों, काफी भव्य ज्ञान है उसमें। बी क्विक टू दिस। चलिए, सो लेट्स मूव फर्दर चिल्ड्रन। सो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स आपको यहां मिल जाएंगी लिखी हुई कुछ लोगों की, यूल एंड किंडाल। यहां किंडाल है, हिंदुस्तान में होता तो किंदरलाल होता इसका नाम। क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड बाय मार्क्ड एक्सटेंट बाय द मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। दो कौड़ी की घटिया डेफिनेशन, बोले अंकल की मार्क कर लीजिए। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स। गॉट इट। तो अभी लास्ट आपको याद हो जब हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे थे बच्चों, एचडीआई का इंडिया का जो 132 रैंक था, ये भी क्या है, डेटा ही तो है। आपने यहीं से लिया और अपने स्कूल में डिबेट कंपटीशन में इंडिया की बेइज्जती करने के लिए बोल दिया। आपने सेकेंडरी डेटा उठाया, क्या उठाया, सेकेंडरी। बट जब आपने हिंदुस्तान के और दुनिया के दिव्य दर्शन अलग जगहों किए, डेटा कलेक्ट किया, फिर उसको मैनिपुलेट करा, एनालाइज किया, तो वो प्राइमरी था। तो छपा छपाया ले लिया तो सेकेंडरी, खुद से बनाया तो प्राइमरी। समझ गए। होरेस एंड सेक्रिस्ट की डेफिनेशन भी है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स affected to a marked extent by multiplicity of causes numerically expressed। इतना तो पुरानी डेफिनेशन से भाई साहब ने छाप लिया। enumerated according to reasonable standards of accuracy, collected in a systematic manner for predetermined purpose and placed in relation to each other is known as statistics। तो आपके स्कूल में आ गए कुछ डॉक्टर अंकल लोग, डेंटिस्ट थे सारे के सारे, बच्चों के टीथ को एग्जामिन किया और पता लगाया अराउंड 25% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम टूथ डीके। टूथ डीके का मतलब क्या हुआ,
दांत से डीके गोयल की अकाउंटेंसी किताब छपा गए, दांत सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, एनालिसिस करना स्टार्ट किया, जंक फूड, मोमोज की तेजाब वाली लाल मिर्च की, ईटे के चूरे, बुरादे वाली चटनी, ये सब जो गंदा संदा घटिया खाना खा रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। दिन भर चॉकलेट खाते रहते हैं, खोपड़े में बात गई। तो सोचा गया कि भाई ऐसा टूथपेस्ट बनाया जाए जो चॉकलेट फ्लेवर का हो, ताकि आप उससे चॉकलेट ज्यादा इनहेल करके चॉकलेट से नफरत करने लग जाए और चॉकलेट कभी खाएं ही ना। और दिन भर स्कूल्स में एज पर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बना दिया, हर बच्चा दातुन लेके जाएगा और हर पीरियड के बाद दातुन करेगा 5 मिनट, ताकि बच्चों को टूथ डीके ना हो। ये काम तब कर पाएंगे हम जब हमारे पास डेटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब समझ में आ गया बच्चों? चलिए, तो क्लास का डेटा कलेक्ट हुआ और पता लगा कि भाई 30% बच्चे जो हैं दे आर परफॉर्मिंग बिलो एवरेज, 60% of the students are performing above average और remaining 10% बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो रेमीडियल क्लासेस प्रिंसिपल किसके लिए बोलेंगे लेने को बच्चों? 30% बिलो एवरेज के लिए। डेटा होगा तो हम रेमीडियल क्लास बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गया? तो इन भाई साहब ने यहां से डेफिनेशन यहां तक नहीं बना दी, बाकी आगे पीछे की छाप ली। तो जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं बच्चों, हमें रीजन पता होना चाहिए क्यों हम कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्शन के टाइम पे एक्यूरेसी होनी चाहिए। तो अगर आपको ये पता लगाना है कि ओ माय गॉड 42, सर कितनी सीरीज बन गई इसकी, इस मूवी का रिव्यू 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार है, क्या है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। बट न्यूज़पेपर वाले ने डेटा इकट्ठा कहां से किया? या तो उसने भी गूगल की साइट से छाप लिया सेकेंडरी डेटा, या वो हर मूवी थिएटर के बाहर गया, लोगों के घर घर जाके इंटरव्यू लिया, प्राइमरी डेटा, तब पता लगा कि मूवी का सो कॉल्ड एक्चुअल रिस्पॉन्स क्या था। सो दिस डेटा टेक्निक विच इज कलेक्टेड इज नोन एज प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी लोगों का इंटरव्यू किया ना हमने, डायरेक्ट कलेक्ट किया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात बच्चों? चलिए, सो एवरीबडी इज सपोज टू कॉपी दिस डेफिनेशन वेरी क्विकली। चलो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। आई होप सो एवरीबडी इज वेल एबल टू अंडरस्टैंड कि स्टैटिस्टिक्स का पढ़ना कितना जरूरी है। चलिए, और जब कोविड आया बच्चों, ये डेटा ही था जिन्होंने लोगों की जान बचाई। जब आपको पता लग गया एज पर आरोग्य सेतु ऐप कि आपकी कॉलोनी में 80% लोग इन्फेक्टेड हैं, तो आप घूमना टहलना ज्यादा करेंगे, कम करेंगे? बंद कर देंगे। और जब लग रहा है कि 2-3% लोगों को ही है बस, तो घूमना टहलना ज्यादा होगा। तो डेटा ना होता तो शायद और लोग मर जाते हैं। वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है, कौन बताएगा? ये कंपनी वाले खुद। वो तो कहेंगे हमारी वैक्सीन 110% इफेक्टिव है। जब उन्होंने लोगों को इंजेक्शन ठोका और पता लगा कि भाई जिनको जिनको इंजेक्शन लगाया 92% प्लस लोग थे जिनको फिर से कोविड हुआ ही नहीं। 2 साल बाद पता लगा 2023 में हार्ट अटैक से तुरंत निपट रहे हैं लोग। समझ में आ गया? तो 2 साल बाद इसका डेटा आया एक्चुअली में। चलिए लिख लीजिए। अनदर इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा बताते हैं आपको। इंडियन रेलवेज के पास डेटा होता है और इन्होंने स्टार्टिंग में, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, दे नो कि समर सीजन में और विंटर सीजन में लोग ज्यादा ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। तो ट्रेन में सीट्स तो भाई रेस्ट्रिक्टेड है, सप्लाई कांस्टेंट है, बट डिमांड ज्यादा होती है तो शॉर्टेज आती है। तो रेलवे क्या करता है? डुप्लीकेट ट्रेन चलाता है, डुप्लीकेट राजधानी, डुप्लीकेट प्रयागराज, डुप्लीकेट गंगा गोमती एक्सप्रेस एंड ऑल दैट। तो रेलवे के पास अगर डेटा ही ना हो कि कितने लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, क्या रेलवे इनकी डिमांड को मीटअप कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। रक्षाबंधन पे रेलवे क्या, हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को पता है कि जो नियर बाय प्लेसेस में ब्रदर्स सिस्टर्स रहते हैं, तो वो रक्षाबंधन के फेस्टिवल के लिए जाते हैं, तो भाई बसेस के ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ बसेस उन 2-3 दिनों के लिए बढ़ाते हैं। वोट बैंक मजबूत करना है तो लेडीज के लिए टिकट फ्री रहेगा। कुछ लड़के भी बुर्का पहन के और साड़ी पहन के बैठ जाते हैं इस चक्कर में। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए, कॉपी द डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स चिल्ड्रन। हेडिंग डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इट इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। मैथ्स में और स्टैट्स में यही होता है। सर स्टैट्स में कभी ऐसा नहीं होगा लेट द नंबर बी एक्स, नहीं, स्टूडेंट के लिए ऐसा होगा, बट रियल लाइफ में ऐसा
नहीं होता। तो जब मेरे से कोई पूछता है कि सर एक लाइन में स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, तो मैं सबसे बोलता हूं भाई मैथ्स को और साइंस को मिला दो, तो क्या बन जाएगा? स्टैटिस्टिक्स। समझ में आ गया? मैथ्स फॉर कैलकुलेशन एंड साइंस एक्सपेरिमेंट कर करके फैक्चुअल को रियल बना देता है। समझ में आ गया? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 बारी एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और पता लग गया कि 100 डिग्री पे उसका नेचर चेंज हो जाता है, वाटर स्टेट से लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाता है गैसियस स्टेट में। समझ में आ गया? हाँ, ये हो सकता है कि इंडिया में वाटर में बॉयल अप टू 100 डिग्री इन लेट अस से 2.5 मिनट्स, अलास्का में हो सकता है आधा घंटा लग जाए, बट वो कन्वर्ट वाटर वेपर में तभी होगा जब 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंचेगा। सर एक बार हमने सर 99.25 पे देखा था। ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेशन है, व्हाट इट क्लियर, इट डिपेंड्स। इलाहाबाद जैसे शहर में जहाँ गर्मी भयंकर पड़ती है, यहाँ तो मेरे को लग रहा है कि 70-75 पे बॉयल हो जाता है, यहाँ इंसान बॉयल हो जाता है 65 डिग्री पे, वाटर की क्या बात है। चलिए, समझ गए बात को? सो जब भी हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स से चिल्ड्रन, वी टॉक अबाउट फैक्ट्स। तो आपने कभी फिजिक्स का अगर एक्सपेरिमेंट किया हो, रीडिंग्स नोट की हो, केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट किया हो, रीडिंग्स नोट की हो, तो फैक्ट पे बेस था। अब पता लगा टीचर ने एक्सपेरिमेंट दिया, भाई वाटर बॉयल करिए और बताइए कितने डिग्री पे होता है। कुछ बच्चों ने लिखा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ ने लिखा 100.1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तीसरा बच्चा कह रहा है मैंने एक्सपेरिमेंट तो किया नहीं और टीचर कहीं नकल में पकड़ ना ले, ये लिख दिया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। टीचर पकड़ ली, बेटा तुम ही नकल की हो, 90 डिग्री पे कभी वाटर बॉयल हो ही गई नहीं, वाटर वेपर में तो कन्वर्ट हो गए, बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी बट वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आया? तो नकल के लिए भी क्या चाहिए बच्चों? अकल चाहिए। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई। चलिए, तो एक एग्जाम्पल है, 1500 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ स्कूल। ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं रखता जब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स सारे स्कूल्स से ये ना पूछें कि भाई आपके स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ क्या है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन क्या होगी? 200 बच्चे क्लास 12th में, 300 11th में, 400 क्लास 9th में एंड सो ऑन। आपका परसेंटेज कितना आया? सर 96%। कोई मतलब नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मैं आईटी जेई में आपका एडमिशन के लिए आपका परसेंटाइल पूछ रहा हूं। सर आई स्कोर्ड 82.6 परसेंटाइल, हाँ ये मीनिंगफुल है। तो आईटी जेई में परसेंटेज भी होता है, परसेंटाइल भी होता है। परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या होता है शायद लोगों को नहीं पता होगा, पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स तो मैं बताऊंगा जरूर आपको, बट मैं सोच रहा हूं पहले बता दूं आपको। मान लीजिए बच्चों 360 मार्क्स का एग्जाम हुआ, कितना? और जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा आए दैट वर 314, 314। तो 314 अपॉन 360 को क्या बोल दिया हमने? 100 परसेंटाइल, ये AIR 1 रैंक आ गई। अब कुछ बच्चों का 310 का स्कोर आया, तो सर परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल मैथ्स, 314 वाले को 100 मान लिया गया था, तो 310 वाले को कितना माना जाएगा? 310 इंटू 100 अपॉन 314, 310 इंटू 100 अपॉन 314, तो इसका आएगा 98.726 परसेंटाइल। क्या आएगा बच्चों? तो सर परसेंटेज क्या होता है? बता रहा हूं, परेशान क्यों हो रहे हैं? 316 सॉरी 314 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, 87.22%। तो परसेंट एंड परसेंटाइल इज डिफरेंट चिल्ड्रन। ओके, फिर सर ये दूसरे वाले का, चलिए इसका भी बता देते हैं। 310 अपॉन 360 इंटू 100, इट इज 86.11%। तो सर हमेशा परसेंटेज कम होगा, परसेंटाइल ज्यादा होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो परसेंटाइल में इसको हमने इक्विवेलेंट टू क्या मान लिया? 100। सर फर्क क्या पड़ता है इससे? सर परसेंटेज ही ले लें। बच्चों परसेंटाइल मैंने तो इतने आसान तरीके से बता दिया, रियलिटी में इसमें बहुत पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं, सिर्फ मार्क्स नहीं होते। मार्क्स, एज ऑफ द कैंडिडेट। अभी जैसे आप देखते होंगे कि भाई आईटी जेई में 314 नंबर हो सकता है, 2 बच्चों के हैं, बट दोनों को आप AIR 1 नहीं बोलते हैं, दोनों को AIR 1 नहीं बोलते हैं। एक सीनियर स्टूडेंट था, एक जूनियर था, एक का आखिरी अटेम्प्ट था, एक के पास अभी एक अटेम्प्ट और है, तो वो तो अगले साल भी AIR 1 ला सकता है। तो अगर मेरे 314 आपके 314, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और आपका सेकंड है,
तो आपको AIR1 बोला जाएगा और मेरे को AIR2 बोला जाएगा, बिकॉज आई हैव मोर चांसेस। खोपड़े में बात गई। हाँ, दोनों को एक ही IIT में सीट मिल जाएगी, ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो खैर, परसेंटेज और परसेंटाइल में डिफरेंस समझ में आया ना। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दिस, परसेंटेज मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बच्चों, और परसेंटाइल जो है वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन है। तो मैथ्स में आप परसेंटेज देखते हो, परसेंटाइल कभी नहीं देखते। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास परसेंटेज भी होता है और परसेंटाइल भी होता है। तो डेटा को किस पर्पस के लिए यूज करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक चीज और दिखा रहा हूं, जस्ट होल्ड ऑन। विजिबिलिटी इज ओके चिल्ड्रन? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। एनोटेशन इफेक्ट कहाँ है? चलो चिल्ड्रन, ये AIR1 नजर आ रहा है? 2022 में जिसकी आई थी उसका परसेंटेज 87.22 था। 360 नंबर का IIT JEE एडवांस का पेपर दिया और उसके नंबर कितने आए? 314। मिल गया सबको? मिल गया चलन? एवरीबडी, एवरीबडी नजर आया? चलिए, बट इसका परसेंटाइल कितना था सर? इसका परसेंटाइल 100 था बच्चों, परसेंटाइल 100 था। और जिसकी रैंक सो कॉल्ड 15,001 आई, उसके नंबर 360 में से सिर्फ 78 थे। परसेंटेज इज हाउ मच चिल्ड्रन? 21.67। सर 22% में आइटम सिलेक्शन हो गया? बिल्कुल, जस्ट सी द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। टॉपर का भी 314 नंबर आ रहा है 360 में, तो सर 100 नहीं आता क्या? देख लीजिए कभी आया है क्या? 2017 में 366 में 339 था, यहाँ पे 360 में 337, 372 में 346, 396 में 352, 360 में 348। आया किसी ईयर में 100 में 100? नहीं आया। और सर ये 22% वाला आइटम पढ़ने जाएगा? रियल डेटा है बच्चों, रियल डेटा है, एकदम रियल डेटा है, एक पैसे की भी बेईमानी नहीं है इसके अंदर। सर ये तो बढ़िया है सर, इतना आसान है सिलेक्शन? नहीं नहीं नहीं, सिलेक्शन बिल्कुल आसान नहीं है। ये जो 78 मार्क्स भी 360 में आए हैं ना, ये जीनियस रहा होगा, पढ़ने में बहुत तेज रहा होगा, बड़ी मेहनत की होगी। बट अगेन इसकी भी कोई गारंटी नहीं, ये जिसकी AIR1 आई है वो अपने कॉलेज में टॉप रैंक पे रहा हो। समझना क्या? मेरे पास ऐसे ऐसे डेटाज हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में अंडर 1000 उस बच्चे की कोई रैंक नहीं थे, AIR10 के अंदर उसकी रैंक आई IIT में चल रहा है। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल ऑफ एग्जाम, बोर्ड लेवल ऑफ एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी भी देखा जाता है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी नहीं देखा जाता, कोर कॉम्पिटेंसी देखी जाती है। समझ में आ गया? मार्क जकरबर्ग बहुत अच्छे हैं, यस और नो? कह दो उनसे जरा IIT JEE या CA क्वालिफाई करके दिखा दें, बहुत अच्छे अपनी फील्ड में है, इसमें नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो बच्चों ये डेटा आपको क्या शो करता है कि भाई आपके मार्क्स अगर 78 भी आ गए 360 में से, 21-22% भी अगर आपने स्कोर कर लिया तो आपका IIT में सिलेक्शन पक्का है। बट ये 21-22% के लिए भी मेहनत बहुत होती है बेसिकली। और सर ये जो AIR1 पे और ये नीचे है, इनमें कुछ फर्क? इनमें फर्क जिम्मेदारी और बेवकूफी का था। ये जो 15,000 वाली रैंक एकदम नीचे आई है ना बच्चों, ये हबशी टाइप का स्टूडेंट था, ज्यादा लाने के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग में नंबर खो दिया अपने। IIT में ये भी पढ़ेगा वो भी पढ़ेगा, दोनों पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो अगर डेटा ना होता तो क्या मैं आपको डिफिकल्टी लेवल ऑफ IIT पेपर बता पाता? ये स्टैट्स की इंपॉर्टेंस है चिल्ड्रन, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अंडरस्टूड एवरीबडी? चिल्ड्रन अंडरस्टूड एवरीबडी? तो अगर आपसे भी कोई पूछे भाई IIT का एग्जाम कैसा होता है, तो कहें अरे बड़ा आसान होता है, तुम्हारे अगर 78 नंबर भी आ जाएंगे ना तुम पास हो जाओगे। बट 78 लाने के लिए 25 महीने कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। My school teachers teach us very good. I have the best people in my society. My friend is the most genius among the group. ये बच्चों स्टैट्स नहीं हो सकता, ये स्टैट्स नहीं हो सकता। 78 मार्क्स आए 360 में, ये स्टैट्स हो सकता है। 9.5 का 10 में से CGPA स्कोर आया टॉफल में, ये स्टैट्स हो सकता है। तो न्यूमेरिकली होगा तो स्टैट्स होगा, व्हाट इट क्लियर? क्वालिटेटिवली होगा तो स्टैट्स नहीं होगा। राइट दिस सेकंड पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। अंडरस्टूड?
सो टॉल, शॉर्ट, हैंडसम, अगली, पगली, जेंटल, ये सब चीजें स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकती। अंडरस्टूड? अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। जब भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे भाई कार चलाओगे, नहीं नहीं हमें बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? और हमने 3 लोग को देखा कार चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई उनकी। भाई ऐसे तो डेथ घर के अंदर रखे हुए प्रेशर कुकर से भी हो सकती है। किचन में प्रेशर कुकर गैस पे चढ़ा हुआ है, आपने गैस तेज कर दी कि आपका फ्रेंड जाएगा किचन में और भड़ाम से मर जाएगा, बट नहीं मरा। उसके ऊपर मेरा आशीर्वाद था, होमवर्क पूरा कंप्लीट था उसका। गॉट इट क्लियर? तो क्या बच्चों कार एक्सीडेंट इज द ओनली कॉज ऑफ डेथ? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो सिमिलरली सेवरल कॉजेज ऑफ डेथ लाइक एक्सीडेंट, डिजीज, हंगर, हीट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिल गया 4 लोग भयंकर हीट स्ट्रोक से मर गए, तो क्या फ्रिज के अंदर जाके बैठ जाएंगे? पता लगा वहां पे ब्लड जम के उससे ही मर गए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आपको पता होना चाहिए किस पर्पस के लिए आप इसको कलेक्ट कर रहे हो। अगर अनस्पेसिफाइड पर्पस है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको पता है कि हमको अपने स्कूल को इंटरनेशनल लेवल में कैम्ब्रिज के साथ डांस में कॉम्पीट करवाना है, तो आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से बच्चे इंग्लिश सॉन्ग पे डांस कर सकते हैं, कितने स्टूडेंट्स इंग्लिश का गाना गा सकते हैं। गॉट इट क्लियर? क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको मुंह से ही गाना गवाना है। तो आप यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्लास में जा जाके पूछे इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश आती है। जरूरी नहीं जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश में गा भी ले। आई रिपीट, इंग्लिश आती है और इंग्लिश में गा भी ले। हरिवंश राय बच्चन जी का नाम आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बच्चों प्रोफेसर थे, किस सब्जेक्ट के? हिंदी के। हिंदी के थे? इंग्लिश के थे, कुछ भी बोल देते हो। इंग्लिश के, बट इक्विवेलेंट कमांड ऑन उर्दू एंड हिंदी। प्रोफेसर इंग्लिश के थे, पोएट्री हिंदी की लिखते थे। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो आपने जो डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया कि कितने बच्चों को इंग्लिश आती है, उनको पकड़ लेते हैं, ना 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 ना। आपको डेटा कलेक्ट करना है कि कितने बच्चे इंग्लिश में गाना गा सकते हैं, उनको आप लेकर प्रैक्टिस करवाइए। तो आपने डेटा ही गलत कलेक्ट किया है। तो हेयर योर डेटा इज अफेक्टेड बाय व्हाट? मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो कोविड के टाइम पे रिपोर्ट हुआ कि बहुत लोग कोविड से मरे, कोविड बड़ी भयंकर डिजीज है। और ये जो हमारा हु है, हु कौन है? WHO। इन्होंने इसको पैंडेमिक साबित कर दिया। बट बच्चों मैं आपको डेटा बताऊं, इंडिया में जितने लोग कोविड से नहीं मरते, उससे ज्यादा लोग मलेरिया, कैंसर, रोड एक्सीडेंट, इनसे मरते हैं। तो आप किसको ज्यादा घातक बोलेंगे? मलेरिया और कैंसर को। बट इतना पंप एंड शो क्रिएट कर दिया गया नई दवाई की दुकानदारी के लिए कि उसको एक भयंकर पैंडेमिक डिक्लेयर करो, तभी उसकी दवाई बिकेगी बेसिकली। ओके, खोपड़े में बात गई? चलिए, तो स्टैटिस्टिक्स मस्ट बी एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू रीजनेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्यूरेसी। इसका क्या मतलब है? मैंने बताया ना अभी आपको, आपने डेटा तो कलेक्ट किया और डेटा कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा किया। जब जब आपका कंजम्पशन बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा। और आपने इसको एक जनरल थ्योरी बना दिया। बट क्या बच्चों ये थ्योरी मनी पे अप्लाई होगी? एज यू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर, आपकी पैसा कमाने की हवस और हंगर और ईगरनेस और बढ़ती है। तो ये थ्योरी खाने पीने पे काम करेगी, वहां पे एक्यूरेट है, बट मनी पे, वेल्थ पे, गोल्ड पे, ज्वेलरी पे एक्यूरेट नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो व्हाटसोएवर डेटा वी हैपन टू कलेक्ट चिल्ड्रन, हमें चेक करना पड़ेगा हमारा एक्यूरेसी लेवल क्या है। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि एक्यूरेट है कि नहीं? इसके लिए आपको एक चीज पढ़ाई जाती है, दैट इज नोन एज चिल्ड्रन स्टैटिस्टिकल एरर्स। व्हाट एरर्स? जैसे मान लीजिए कि मैं ट्यूबलाइट बेच रहा हूं, तो मैंने अपने सारे डीलर्स को बोल दिया हमारी जो ट्यूबलाइट की लाइफ है ना भाई, वो 20,000 आवर्स प्लस माइनस 10%, 18,000 घंटे भी जल सकती है और 22,000। अब आप बताइए कि आपके कस्टमर क्या यूसेज अप्लाई करते हैं, तो हम इस ट्यूबलाइट पे वारंटी और गारंटी देंगे। अगर हमें पता है कि 20,000 आवर्स 5 साल में चलेगी, तो हम ट्यूबलाइट पे वारंटी 5 ईयर्स देंगे। और अगर हमें लग रहा है कि हमारे कस्टमर 1 साल में इतनी ट्यूबलाइट जला लेंगे, तो हम इसकी वारंटी भी 1 साल ही देंगे, बाकी हम पंगा लेंगे नहीं। तो अगर आपका डेटा कलेक्शन एक्यूरेट है, तो आपकी प्लानिंग भी एक्यूरेट होगी। अगर आपने डेटा सही से कलेक्ट नहीं किया, इनकरेक्ट था, इनएक्यूरेट था, तो उस पर बनाए गए प्लान्स भी
इनएक्यूरेट होंगे। तो अगर हमने पॉवर्टी लेवल सही डिटरमिन नहीं किया चिल्ड्रन और प्लान्स बना दिए, इसको इतना देना है, इसको इतना देना है, इतना गरीबों में पैसा बांटना है, तो हमारा फालतू का टैक्स का कलेक्ट किया हुआ पैसा फालतू के लोगों के पास चला जाएगा, जो कि गरीब तो नहीं थे बट पैसा उनको क्यों मिल गया? क्योंकि हमने 1 लाख रुपए साल पैसा कमाने वाले फार्मर को भी गरीब मान लिया है। लिटरली वो गरीब नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डेटा कलेक्शन की है। ओके, कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ध्यान से सुनिएगा, अभी होने वाला है बच्चों सेंसस, लोग आपके घर आएंगे, पॉपुलेशन के बारे में पूछेंगे। कुछ तो सही सही डेटा कलेक्ट करते हैं और कुछ लोग पता है क्या करते हैं, पुराने डेटा को उठाते हैं, उसी में प्लस माइनस। भारत सरकार को ये बात पता लग गई कि लोग सही अलग अलग जगह जाके इंटरव्यू नहीं करते, घर घर विजिट नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसे डेटा कलेक्ट करोगे, बेटा सबका आधार नंबर लेके आओ। अब आधार नंबर तो फेक जनरेट हो नहीं सकता, तो मजबूरी में लोगों को घर से निकलना पड़ेगा जो डेटा कलेक्ट करने जाएंगे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, आधार नंबर। गॉट इट क्लियर? तो अगर डेटा का कलेक्शन सही हुआ, आप हैं अपने स्कूल की सो कॉल्ड टीम के कैप्टन और आपको रेसर चाहिए। क्या चाहिए? रेसर। आपने क्लास 6 to 12 विजिट किया, 5-5 6-6 सेक्शन, और हर क्लास टीचर से क्या पूछ रहे हैं, मैम प्लीज लेट मी नो द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। बेस्ट, किसी ने इंग्लिश में बेस्ट बता दिया, किसी ने साइंस में बेस्ट। जब दौड़ाना चालू किया तो 2 मीटर ना दौड़ पाए लोग। तो आपने क्या सही डेटा कलेक्ट किया? एब्सोल्युटली नॉट। योर डेटा वाज कलेक्टेड हैप्पैजेडली और रॉन्गली। प्री डिटरमिन्ड पर्पस, ये पॉइंट इससे कवर हो जाएगा एग्जांपल से। आपका पर्पस था एथलेटिक्स, पर्पस क्या था? एथलेटिक्स, बट आपने टीचर्स को बताया नहीं, आपने कहा बेस्ट स्टूडेंट दे दो। अरे बताओ, रेसिंग के लिए बेस्ट चाहिए, लॉन्ग जंप के लिए, शॉर्ट पुट के लिए, व्हाट इट क्लियर, इनके लिए बेस्ट चाहिए। टीचर ने तो भाई एकेडमिक के हिसाब से बेस्ट आपको बता दिया। तो द पर्पस वाज नॉट वेल डिफाइंड। समझ गए बच्चों? लिख दीजिए फास्ट। स्टैटिस्टिक्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, ये आपके सामने है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये बात करता है बच्चों टैब्यूलेशन की। समझ गए? समझ गए? चलिए, सिंगुलर डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। प्लूरल भी आप समझ गए? सिंगुलर प्लूरल क्लियर हो गया? चलिए, अगले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लीजिए।